बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our third lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In last lecture we have discussed about safety rules in laboratory and the symbols of hazardous substances. Today we are going to discuss about laboratory apparatus. मैं आपको laboratory apparatus show करूँगी और साथ साथ उसके function भी बताती जाऊँगी. This is test tube. This is test tube and it is used for containing the small volumes of solution, liquid and chemicals. And this is beaker. It is also used for containing chemicals, solutions and liquids. Chemical को रखने के लिए हम इसको use करते हैं. इसी तरह से this is conical flask and conical flask is also used for containing the liquid solutions and chemicals. And this is मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए और वो वॉल्यूम जिसकी यूनिट हो ml में या सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे 5 ml, 10 ml या 20 ml अगर हमें इस तरह से या 1 ml भी अगर हमें मेजर करना हो तो इसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जाता है. इसके साथ दिस इज़ ब्यूरेट. ये ब्यूरेट कहलाती है और ब्यूरेट को भी हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. जबकि हमें 0.1 सेंटीमीटर क्यूब या 0.1 ml की यूनिट में वॉल्यूम मेजर करना होता है तो फिर हम ब्यूरेट को यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ पिपेट. पिपेट को भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे 25 ml, 10 ml, 50 ml की अगर हमें अमाउंट की नीड होती है तो उसको हम इस के साथ केमिकल्स को, लिक्विड को, इस वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम को इससे हम मेजर करते हैं. इसके साथ ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसका बॉटम जो है वो ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क है जिसका बॉटम जो है वो फ्लैट है. और इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क को हम गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं जबकि हमें हीट प्रोवाइड नहीं करनी होती. वो गैस जिनकी प्रिपरेशन के लिए हमें हीट प्रोवाइड नहीं करनी होती जब हम इसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क को यूज़ करते हैं जिसका बॉटम फ्लैट होता है. एंड दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क. इसका बॉटम राउंड है और जब हम इसको भी यूज़ करते हैं गैस की प्रिपरेशन के लिए जबकि हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है. उस मेथड में हमें हीट देनी होती है जब हम राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज़ करते हैं. किसके लिए? गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके. दिस इज़ गैस जार. गैस जार के अंदर हम गैस को कलेक्ट करते हैं. जब गैस फॉर्म हो जाती है तो हम गैस की कलेक्शन का काम इस गैस जार के अंदर करते हैं. एंड दिस इज़ ट्राइपॉड स्टैंड. ट्राइपॉड स्टैंड को यूज़ किया जाता है जबकि हम किसी भी केमिकल को हीटअप करते हैं. जैसे कि ये फ्लास्क है तो हम इस फ्लास्क को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इस ट्राइपॉड स्टैंड को यूज़ करते हैं जबकि हीटिंग प्रोवाइड की जा रही होती है. इसी तरह से ये हमारे पास एवापोरेटिंग डिश है. एवापोरेटिंग डिश को हम यूज़ करते हैं जबकि कोई सोल्यूशन बनाया जाता है और उस सोल्यूशन में से सॉल्युबल सॉल्यूट को सेपरेट करना होता है तो फिर हम इस एवापोरेटिंग डिश को यूज़ करते हैं जिसके अंदर सोल्यूशन को डाल दिया जाता है और इसको फिर ट्राइपॉड स्टैंड पर रख कर हीटअप किया जाता है. और हीटिंग से क्या होता है, वाटर वेपर्स एवापोरेट हो जाते हैं और सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है. एंड दिस इज़
आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड को भी हम अपैरेटस को होल्ड करने के लिए, अपैरेटस को सेट करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए आयरन स्टैंड को हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स बंसन बर्नर। ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर को हम फ्लेम के लिए यूज़ करते हैं, हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसकी गैस ट्यूब है जिसके अंदर गैस पाइप अटैच किया जाता है और यहाँ से गैस प्रोवाइड की जाती है। ये इसका बेस कहलाता है। बेस जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए, किसी भी सरफेस पर रखने के लिए काम करता है, उसके लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर होल मौजूद है जो कि एयर होल कहलाता है और एयर होल जो है इसमें से एयर पास हो जाती है, इसलिए इसका पर्पज़ है। यहाँ पर ये जो है वो कॉरल कहलाता है। इस कॉरल की मदद से हम जो एयर होल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये इसका बैरल कहलाता है। इस बैरल की मदद से हम फ्लेम की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बंसन बर्नर है। तो दीज ऑल लेबोरेटरी अपैरेटस जो कि हम ज़्यादातर आमतौर पर यूजुअली हम इसे लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। जब हम साइंस को स्टडी कर लेते हैं उसके बाद उसकी एप्लीकेशन का वक्त आता है। साइंस को स्टडी करने के बाद साइंस की सारी इंफॉर्मेशन से हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं। तो ये जो है वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। एंड बेनिफिट्स ऑफ साइंस, साइंस से हमें क्या होते हैं, बहुत से फ़ायदे मिलते हैं इनकी एप्लीकेशन से कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने इंटरनेट बनाया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंप्यूटर बनाया गया है, टेक्नोलॉजी को ही, साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एरोप्लेन बनाया गया है। इसी तरह मेडिसिन बनाई गई हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं, वैक्सीन्स बनाई गई हैं और इसी तरह से जो है वो फर्टिलाइज़र्स बनाए गए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है और प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं साइंस के। साइंस के बेनिफिट्स के साथ साथ साइंस के अब्यूज़ भी हैं। अब्यूज़ेस ऑफ साइंस क्या है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी से हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जब फ्यूल बर्न किया जाता है, जो फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो ये इसका अब्यूज़ हो गया। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैंगी, फैक्ट्रीज़ का भी जो है धुआं निकलता है, उसके धुएँ से पॉल्यूशन होता है। जितनी भी व्हीकल्स मूव करती हैं, व्हीकल्स के धुएँ से पॉल्यूशन होता है। तो ये इसके अब्यूज़ेस में आ जाता है। इसी तरह से साइंस के बेनिफिट्स हैं, अब्यूज़ेस हैं और साइंस के मिसयूज़ भी हैंगे। साइंस के मिसयूज़ में क्या है कि हम वेपन्स को का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह बॉम्ब है, उसका भी मिसयूज़ किया जा रहा है और उसको भी लोगों के नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साइंस के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ अब्यूज़ेस भी हैं और मिसयूज़ेस भी हैं। इसी तरह से साइंस की लिमिटेशंस भी हैंगी। साइंस की लिमिटेशंस भी हैंगी जहाँ पर आकर साइंस जो है वो महदूद हो जाती है। जिस तरह से अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उस अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान को कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसे होने से नहीं रोक सकते। वो अर्थक्वेक आएगा, हम उससे होने वाले डैमेज को तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसे होने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। इसी तरह से हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तमाम बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही किल कर सकती हैं। इसी तरह हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन भी जो है वो तमाम डिज़ीज़ के लिए नहीं होती, हर डिज़ीज़ के लिए हमें अलग से वैक्सीन लेनी पड़ती है। ओके, चैप्टर 1 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, साइंस की स्टडी में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है
और दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ओके, ऑब्जर्व करते हैं हम साइंस की स्टडी के लिए। आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो ऑब्जर्वेशन 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि अगर आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करते हैं और आप ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म टॉल है या शॉर्ट है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है, जिसमें कि आप सिर्फ क्या बता रहे हैं, हाइट बता रहे हैं, टॉल है या शॉर्ट है। लेकिन अगर आप उसी की क्वांटिटी बता दें, मेजरमेंट करें और मेजरमेंट करने के बाद आप ये बताएं कि ये 2 मीटर टॉल है, 3 मीटर टॉल है, अगर आप एक्यूरेट अमाउंट बता देते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बता देते हैं, तो फिर ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहलाती है। ओके, हम साइंस की स्टडी में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करते हैं और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद उस वैल्यू को मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी वो क्वांटिटीज़ जिन्हें मेजर किया जा सकता है, फिर उसके बाद वैल्यू को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करेंगे और वो पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, मास, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं और इनकी वैल्यू को फॉर्मूले में, इक्वेशन में पुट भी कर सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि लेंथ है हमारे पास, मास है हमारे पास, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं एक ख़ास यूनिट में और वो SI यूनिट कहलाती है। SI यूनिट क्या, कौन सी यूनिट है? वो यूनिट है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है, वो यूनिट जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उन यूनिट को हम SI यूनिट कहते हैं और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैगा। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्या होती हैं? SI यूनिट्स होती हैं। लाइक मैं इधर पर लिखकर बताऊं कि जैसे लेंथ है, लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ की जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है? लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में और इसकी सिंबल क्या है? इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह मास है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, मास की SI यूनिट है किलोग्राम और इसकी सिंबल है कैपिटल K स्मॉल g, kg इसकी सिंबल है। इसी तरह से आप टाइम पर आ जाएं। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम, इसकी SI यूनिट क्या है? सेकंड है और सेकंड को किससे, इसकी सिंबल क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है और इसकी सिंबल है K। ठीक है, SI यूनिट इसकी केल्विन है। इसी तरह से करंट लें हम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पेयर और इसकी सिंबल है कैपिटल A। ओके, तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़, ये इनकी SI यूनिट हो गई और ये इनकी सिंबल हो गई। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स लेंथ। व्हाट इज लेंथ? Length is our distance between
2 पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये उसकी लेंथ कहलाएगी। सो व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है उसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो उसकी लेंथ कहलाएगी। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इसकी एसआई यूनिट है जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसकी एम है। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं जैसे कि सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इनमें भी हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो इसकी मीटर है, यानी कि इसकी सिंबल एम हैगी। लेंथ को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, मेजरिंग रूलर यूज़ करते हैं, और अगर बहुत छोटी लेंथ हो, शॉर्ट हो, उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर भी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया। एरिया इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस के एक्सटेंट को जब हम मेजर करते हैं तो वो उसका एरिया कहलाता है, और एरिया की एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। एरिया को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसको उसका एरिया मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स आर इक्वल। ये चारों जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। ये भी इसकी लेंथ हुई और ये भी इसकी लेंथ हुई, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। इन दोनों लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एरिया निकल आएगा। इसी तरह से हम अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल के 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, तो एरिया रेक्टेंगल का कितना होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। सही। एरिया क्या हो गया? एरिया इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सरफेस, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है। रेगुलर अगर शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके एरिया को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह से आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में इसको मेजर किया जाता है। इस तरह सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब और भी दूसरी यूनिट्स होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट है इसकी मीटर क्यूब। और जो इस रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट होगी तो उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लिक्विड है तो लिक्विड के लिए अभी आपको मैंने दिखाया था कि मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर मौजूद है। इस वॉल्यूम को, लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। और इस मेजरिंग सिलेंडर में जब आप लिक्विड डालेंगे, वाटर कोई भी चीज़ जब आप इसके अंदर डालेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो डाउनवर्ड होती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। आप इसकी वैल्यू किस तरह लेंगे कि जो ये पोजीशन हैगी, जो इसका सरफेस है, डाउनवर्ड सरफेस को बिल्कुल अपनी आई के साथ रखेंगे। बिल्कुल आई कांटेक्ट, स्ट्रेट कांटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ये मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी, जो भी रीडिंग आ रही होगी, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से अगर इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। और इस मेजरिंग सिलेंडर में हम क्या करेंगे? वाटर लेंगे। वाटर को बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। जैसे कि एक पीबल है इर्रेगुलर शेप होती है उसकी, उसका हम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर लिया और मेजरिंग सिलेंडर में वाटर डाला। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना है कि जब हम इसके अंदर पीबल डालें तो ये बाहर आ जाए, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। और हम इस वाटर की रीडिंग नोट कर लेंगे जो कि V0 कहलाएगी।
वाटर की आपने रीडिंग ले ली, रीडिंग लेना आपको बता दिया कि आप इसका जो डाउनवर्ड सरफेस हैगी ये मिनिस्कस कहलाती है। इस डाउनवर्ड सरफेस के बिल्कुल सामने आप अपना आई कांटेक्ट सामने रख के उसको आप नोट डाउन कर लेंगे क्या रीडिंग आ रही है, वो इसकी वी नॉट कहलाएगी। इसके बाद जो पीबल है उसके अंदर एक थ्रेड बांधेंगे और उस थ्रेड को अंदर डालेंगे कि पीबल जो है वो वाटर के अंदर आ जाना चाहिए। जब ये वाटर के अंदर आएगा तो ये वाटर की सरफेस ऊपर हो जाएगी, ये थोड़ी सी मूव करेगी और ऊपर हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसकी रीडिंग मेजर कर लेंगे और ये रीडिंग कहलाएगी V1। सही। अब हमें जो इसका वॉल्यूम मालूम करना है, पीबल का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 में से V0 को माइनस कर देंगे। इस तरह से हम इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मास। मास इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। और मास क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। और मैटर क्या है, वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाती है। तो अमाउंट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, मास कहलाती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, जिसका सिंबल है कैपिटल के और जी, केजी इसका सिंबल है। इसके अलावा हम मास को ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी मेजर करते हैं। इसी तरह से हम इसको अगर बहुत ज़्यादा मास हो तो टन में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो है वो केजी है, किलोग्राम है। अच्छा, मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंस यूज़ करते हैं। फिजिकल बैलेंस भी यूज़ किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। और बीम बैलेंस भी यूज़ किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम मास को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी इज टाइम। और टाइम आपको पता है हम किससे मेजर करते हैं, वॉच से, क्लॉक से टाइम को मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ हम टाइम को स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक से भी मेजर करते हैं। और टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। एसआई यूनिट है इसकी सेकंड, जिसको हम एस से, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा टाइम को हम मिनट में भी देखते हैं, आवर्स में भी मेजर कर रहे होते हैं, घंटों में भी हम टाइम को देखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो इसकी सेकंड है। के बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता है तो एक डिस्टेंस कवर करता है, एक फासला तय करता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ह्यूमन बीइंग है, हम मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड, ये फॉर्मूला है इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू करा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से टाइम नोट डाउन करना शुरू कर दिया, जहाँ एंड होता है आपने पूरा स्टार्ट से एंड तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया और टाइम नोट कर लिया। आप डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, टाइम नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, आपके पास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी। स्पीड हम मूविंग ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की क्या है यूनिट, एसआई यूनिट मीटर है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी है जब मूव कर रही होती है तो कभी उसकी स्पीड तेज़ होती है, कभी वो तेज़ जाती है, फिर स्लो होती है, फिर तेज़ होती है, या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है कि एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रही होती। तो फिर हम एवरेज स्पीड इसकी कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस आप ले लीजिए, टोटल डिस्टेंस लेकर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करने के बाद क्या निकाल लेंगे, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सही। अच्छा, today's lecture is completed now. What you have to do, you have to do complete your copy work from content solution from page number 11, 12, 34, 35, 36 and 37। यहाँ से आप अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ आप नोट डाउन कर लीजिए अपना होमवर्क। Your homework is ये अपनी डायरी में नोट डाउन करिए। योर होमवर्क इज राइट डाउन some benefits, abuses, misuses of science and technology. In next lecture, we will solve try it out of chapter number 2. Till then, Allah Hafiz.